गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई एम बीर सिंह और मैं इतिहास विषय को लेके आप पे स्पेशल रूप से इस समय आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो आधुनिक भारत का इतिहास है, यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में जो मेन है वह है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन या भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इतिहास के बारे में जान लें कि इतिहास क्या होता है और जो इतिहास का एक डेवलपमेंट रहा, जो विकास क्रम रहा, वह किस टाइम से स्टार्ट हुआ और किस टाइम तक आके ये चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास को आसानी पूर्वक उसका हम अध्ययन कर सके, उसको समझ सके, तो इसके अकॉर्डिंग इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। स्पेशल रूप से इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का काम जेम्स मिल के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी गई, एक बुक लिखी गई उसके द्वारा। और इस बुक में उसने भारत के इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को उसने हिंदू काल कहा, मेडिवल हिस्ट्री जो मध्यकालीन इतिहास है इसे मुस्लिम काल की संज्ञा दी, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है या आधुनिक काल है इसे ईसाई काल के नाम से जाना। और इन दोनों से सुपीरियर इसने मॉडर्न हिस्ट्री को बताने का काम किया। स्पेशली ये था कि जो भारतीयों का साइकोलॉजिकल स्टेटस था उसको वीक किया जाए, उसको कमजोर किया जाए, मनोवैज्ञानिक एक प्रेशर डाला जाए और इनके जो अतीत है उसको काफ़ी बुरा शो किया जाए, यानी कि उसे उसकी कंडीशन को काफ़ी खराब शो करके और अपने को आगे दिखाया जाए कि जब अंग्रेज आए तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने भारत का विकास किया, डेवलपमेंट किया। तो सबसे पहले एक थ्योरी होती है कि अगर किसी को आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं या किसी पे अगर आप शासन करना चाहते हो, किसी को गवर्न करना चाहते हो, तो सबसे पहले उनकी मेंटल कंडीशन को, मेंटलिटी को चेंज करना होता है, वो भी अपने फेवर में। और यही काम ब्रिटिशर्स ने किया। और ख़ास करके जो उस समय यूरोप के फिलासफर थे, स्पेशली ब्रिटिश फिलासफर, उन्होंने क्या किया, भारतीयों की मनोवैज्ञानिक दशा को चेंज करने का काम। तो और हम इतिहास को देखें तो इतिहास क्या है, इतिहास हमारे, वैसे इतिहास की जो आम डेफिनेशन है, जो आम परिभाषा है, वह ये है कि इतिहास हमारे बीते हुए पास्ट का, यानी कि हमारे बीते हुए समय का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और उन बीते हुए समय का अध्ययन करके अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को हम लोग संवारने का काम करते हैं, उसे निखारने का काम करते हैं कि जो हम लोग पीछे गलतियां कर चुके वो फिर से दोबारा न कर सके। और हमारी पीछे लाइफ स्टाइल, हमारा जो भी कंडीशन रहा हो किस तरह था और उसको कैसे हमें इम्प्रूव करके और आगे बढ़ना चाहिए। तो इतिहास की जो स्टार्टिंग होती है वो ये है कि वैसे तो जो अर्ली मैन थे, आदि मानव थे, उसी समय से आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले से स्टार्टिंग मानी जाती है। वैसे 10 लाख से मानी जाती है, 10 लाख से 5 लाख, इस समय मतलब 10 लाख के आसपास जो ह्यूमन डेवलपमेंट था या धीरे धीरे ह्यूमन डेवलपमेंट होने, यानी कि आदमियों का हमें साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है। उसके बाद प्रोसेस चलती रहे और टोटल जो जियोग्राफिस्ट हैं और ख़ास करके हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है कि जो अर्थ के बनने से लेके जो बिग बैंग, एक बिग बैंग थ्योरी आई है, इसके अकॉर्डिंग ये रहा कि किसी एटम में आज से 13 खरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के साथ ही क्या हुआ, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड के निर्माण के साथ साथ बहुत से जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज का निर्माण हुआ। आकाशगंगाओं, पहले आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, उनमें जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनका निर्माण हुआ और उसके बाद आपका सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। तो इस
स्पेस में अपनी जो आकाश गंगा है वह सर्पिली आकार की है और उसमें हजारों करोड़ों लाखों सूर्य और ऐसी पृथ्वियां हैं। लेकिन जो हमारा सोलर सिस्टम है अपना, उसमें अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे जीवन संभव है। और जब इसका क्रिएशन हुआ तो धीरे धीरे यहाँ पे लाइफ की जो कंडीशन है, जो दशाएं हैं, वो बननी स्टार्ट हुई। और धीरे धीरे कहा जाता है कि पहले मछलियों से स्टार्ट हुआ, शैवाल आया, अमीबा आए, उसके बाद मछलियों का क्रिएशन हुआ, उससे धीरे धीरे ऐसे करके बंदर, उसके बाद आदमी, अपना एक डेवलपमेंट रहा। लेकिन मेन जो देखा जाए तो आज बाल जो 10,000 BC के आसपास, स्पेशली रूप से जो टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, स्पेशली जो फूड ग्रेन्स के साक्ष्य मिले हैं, वह आज से 8 से 9,000 साल पहले तो इलाहाबाद का पेलम नदी घाटी था। लेकिन अब सिद्धार्थ नगर का जो लहुरा देव एक प्लेस है, वहाँ पे आज से 8,000 से 9,000 यानी कि 8,000 से 9,000 BC के हमें राइस के एविडेंस मिले। इससे ये होता है कि इस समय राइस की फार्मिंग विश्व में होती थी। और 6,000 BC के आसपास के हमें मेहरगढ़ से क्या मिले हैं, हमें गेहूं के साक्ष्य मिले, जो आज पाकिस्तान, जो वेस्टर्न पाकिस्तान है और ईरान का एरिया है, वहाँ पे वो पड़ता है मेहरगढ़, जहाँ से गेहूं का एविडेंस मिला, साक्ष्य मिला सकते। तो जो अगर हम प्राचीन इतिहास में देखें तो प्राचीन इतिहास में भी क्या किया गया है कि जो पाषाण काल को भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, यानी जो पाषाण काल में मध्य पाषाण काल, एक उसके पहले का पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल या निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। तो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है एंशिएंट हिस्ट्री को। ये कहा जाता है कि जो पूरा पाषाण काल था या प्रागैतिहासिक काल था, उसकी कंडीशन ये थी कि उसमें मानव क्या करता था, सिर्फ आखेट उखेट वगैरह शिकार उकार करने का काम करता था और अपना भोजन, यानी कि जो मनुष्य होता था एक संग्राहक का काम करता था और जगह जगह घूम घूम के जो भी कच्चा मांस मिलता था, फल फूल मिलते थे, उनको खाने का काम करता। लेकिन जैसे जैसे मध्य पाषाण काल आता गया तो उसमें, और उस समय अगर स्टोन के जो इम्प्लीमेंट्स बनाए जाते थे, औजार बनाते थे जानवरों को मारने के लिए, तो उनका कोई वैसा नहीं था, पत्थर उठाते थे मारते थे। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया, धीरे धीरे उनका माइंड डेवलपमेंट उनका होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, मध्य पाषाण के 8,000 आते आते और 10,000 से 9,000 आते आते क्या किया कि जो पत्थरों से अपना औजार बनाते थे, वो धीरे धीरे उस शार्प शेप लेने लगे और डिफरेंट टाइप का डेवलपमेंट होने लगा। उसी समय अभी मैंने बताया कि लहुरा देव से टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में 8,000 से 9,000 BC के राइस के एविडेंस मिले। यानी कि इस समय आदमी, जो मनुष्य था, उसने खेती करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वह इम्परमानेंट थी, अस्थायी खेती हुआ। ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया। टाइम बीतने के साथ साथ 6,000 ईस्वी के आसपास मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले। फिर बाद में चल के ऐसे डेवलपमेंट होता रहा, बहुत सी सभ्यताएं, जो सिविलाइजेशंस थे, उठा पटक होता रहा और कभी डेवलपमेंट होता। तो मध्य पाषाण काल से आते आते कंडीशन ऐसी आ गई कि नव पाषाण काल आ। और नव पाषाण काल में क्या हुआ कि जो मनुष्य था वह एक स्थान पे परमानेंट रहना स्टार्ट कर दिया। और आज के टाइम की जो आप लोग कुल्हाड़ी देखते हो, फिर हसिया हो गया, फिर आपका उसके बाद कड़ासा एक आता है, फरसा आता है, इस टाइप के इम्प्लीमेंट्स को इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। वो भी कि जो पत्थर के, जो मुलायम पत्थर होते थे, उनके सल्क निकाल के और काफ़ी
नुकीला हर चीज़ बनाना, काफ़ी शार्प बनाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब मनुष्यों का जो डेवलपमेंट था, उनके मस्तिष्क का डेवलपमेंट वो भी हो रहा था, और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री का भी डेवलपमेंट हुआ। और मनुष्य क्या किया, वन प्लेस पे, एक प्लेस पे रहना स्टार्ट कर दिया, और रहने के साथ साथ ही परमानेंट रह के एक जगह पे खेती करने लगे। और खेती करने के साथ साथ धीरे धीरे जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, तो इनमें क्या बना, सोशल कॉम्बिनेशन बनने लगा, समाज बनने लगा, उसके बाद परिवार बनने लगा। परिवार से धीरे धीरे क्या हुआ कि स्टेट का क्रिएशन हुआ, और साथ ही साथ ये सिस्टम चलता। इसी समय आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार के साथ साथ जब 4000 BC आता है, 4000 से 35,000 BC, 3500 BC के आसपास अगर विश्व की तो हम बात करें, विश्व में वैसे तो जो इंडस रिवर सिविलाइजेशन थी उसके पैरेलल माया सभ्यता, इंका सभ्यता, एस्टेक सभ्यता, ये सब थे। और ये थे जो आज का नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, तो के जो एंडीज पर्वतमाला है साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, उसमें आपका चिली आ जाएगा, पैराग्वे आ जाएगा, उरुग्वे आ जाएगा, ये देश सारे आ जाएंगे, कुछ अर्जेंटीना के पार्ट भी आ जाएंगे। फिर आपका उधर मैक्सिको हो गया, पनामा हो गया, फिर आपका अमेरिका का पश्चिम का जो पार्ट हो गया। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे इनका, माया, एस्टेक, इन सभ्यताओं का डेवलपमेंट हुआ। और ये सेम टू सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंट करके, ये इंडस सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल ही ये भी एक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जिस समय हुआ था, उस समय उनका भी डेवलपमेंट, लेकिन वह क्या थे, वो भी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्वास्थ्यिक के चिन्ह मिले हैं, इसका यूज होता था वहाँ के लोग भी। और आज भी क्या है, जो माया सभ्यता का कैलेंडर है, जो आज भी अभी चलता है, तो ये उन्हीं लोगों के द्वारा काउंटिंग करके बनाई गई थी। तो और यहाँ पे तो धीरे धीरे जब मनुष्य एक स्थान पे रह के खेती करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे समाज बना, समाज से राज्य बना। और राज्य स्टार्टिंग में तो व्यापारियों का एक ऑर्गेनाइजेशन होता था जो राज्य की देखभाल करता था, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत था, या किसी राजा के कंट्रोल में नहीं था। एक व्यापारिक वर्ग होता था जो उसको चलाने का काम करता। तो 3200 BC के आसपास इंडस रिवर सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। इसके पहले महाराष्ट्र में देखें, सोहन रिवर सिविलाइजेशन, सोहन घाटी की सभ्यता, तो जो एक स्पेशल रूप से ताम्र पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल के बाद जब नव पाषाण काल आया, तो धीरे धीरे तांबे का डेवलपमेंट हुआ। तो एक ऐसा एरा जिसे ताम्र पाषाण एरिया, यानी तांबे के हथियार भी यूज होते थे और उसके साथ साथ पत्थर के हथियार भी यूज होते थे। तो ऐसे डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे। जो आहार संस्कृति एक थी, ये भी राजस्थान मध्य प्रदेश के आसपास, ये स्मॉल स्मॉल जो रिवर्स होती थी, इन्हीं नदियों की, यानी कि प्राचीन भारत में जितनी भी सभ्यताओं का डेवलपमेंट हुआ वह नदी घाटियों के किनारे हुआ। चाहे वह सिंधु घाटी सभ्यता हो जो सिंध नदी के किनारे बसी थी, आहार सभ्यता संस्कृति, ये भी एक आहार नदी है, आहार उसके किनारे थी। सोहन रिवर सिविलाइजेशन सोहन नदी के किनारे स्थित थी। तो ऐसे करके इन सभ्यताओं का डेवलपमेंट हुआ। इसके साथ ही साथ मेसोपोटामियन सभ्यता जो थी, ठीक है, यह दजला और फरात नदियों के किनारे स्थित थी। मिस्र की जो सभ्यता थी, ये भी क्या थी, यहाँ की जो रिवर्स है नील नदी, उसके आसपास इसका डेवलपमेंट हुआ था। फिर आपका अगर देखें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ भी क्या है, जितनी भी सभ्यताओं का मोस्टली डेवलपमेंट, चाहे चीन की वांगो सभ्यता हो,
उसका भी क्या हुआ, नदी घाटियों के किनारे ही विकास हुआ, क्योंकि यहाँ पे लाइफ सर्वाइवल के हर एक तरीके रहते थे उस समय। पानी की अवेलेबिलिटी रहती थी, कुछ लैंड एरिया ऐसा था जो काफ़ी फर्टाइल भी हुआ करता था, और फर्टाइल के साथ साथ वह लैंड काफ़ी स्मूथ रहता था, जिसमें उसमें क्रॉप्स की फार्मिंग करना आसान था। फिर तो धीरे धीरे इन सभ्यताओं का डेवलपमेंट हुआ, और इंडिया में खास करके 2500 आते आते इंडस रिवर सिस्टम अपने क्या हुई, अपने डेवलपमेंट के क्रम में आने लगी, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि सिंधु रिवर सभ्यता, खास करके अगर एशिया की बात की जाए इधर, तो ऐसी सभ्यता थी जो नगरी सभ्यता थी, और यहाँ के नगरों का जो डेवलपमेंट हुआ था वह आज के नगरों के पैरेलल ही था, इससे बेटर वे में था। वहाँ के जो घरों का, कॉलोनियों का डेवलपमेंट हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ, वह 90 डिग्री पे हुआ, एवं सीधा सीधा ऐसे 90 डिग्री पे सड़कों का निर्माण, और घर यहाँ के चौड़े घरों के अंदर कुएं का निर्माण होता था, सड़क के पीछे एक खिड़की खुलती थी, मेन दरवाजा अलग होता था, अन्नागार के एविडेंस मिले हैं, फिर चावल के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, चूड़ी के एविडेंस मिले हैं, लिपस्टिक के एविडेंस, इसके एविडेंस मिले हैं, तो डिफरेंट टाइप के एविडेंस मिले। रंगपुर हो गया जहाँ से चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है गुजरात में। फिर आपका लोथल हो गया जहाँ से गुजरात में खुदिवाड़ा का साक्ष्य मिला है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, अरब सागर यानी कि जहाज़ों का यूज़ करते थे व्यापार करने के लिए। फिर आपका दायमाबाद हो गया, मांडा हो गया, मेहरगढ़ हो गया, आपका लोथल हो गया, लोथल के बाद चौपानी मांडो हो गया, ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्लेस है। कालीबंगन हो गया, कालीबंगन जो राजस्थान में है, या सरस्वती नदी जो फ्लो होती थी, आज भी क्या होती है, या काफ़ी छोटे फार्म में फ्लो होती है, नदी राजस्थान से होकर जाती है। तो इन नदियों के किनारे जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे, इनका विकास हुआ था। कालीबंगन से देखें तो हमें यज्ञ कुंड का साक्ष्य मिला है। यज्ञ कुंड के साथ साथ कि वहाँ पे खेतों की जो जुताई है उसमें गेहूं के साथ साथ मक्का बोने का भी साक्ष्य मिला, यानी एक चना बोने का साक्ष्य मिला, एक साथ 2 या 3 फसलों के बोने का साक्ष्य मिला। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये भी शहर क्या है, नदियों के किनारे बसे हैं। कांसे की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति मिली है, साधु की एक मूर्ति मिली है जो पूजा के, जिसे शिव माना जाता है, ये सब मोहनजोदड़ो से, कोई हड़प्पा से। तो ऐसे करके प्रेजेंट टाइम तक सिंधु घाटी सभ्यता के कम से कम 1000 स्थलों की खोज हो चुकी है, जिनमें से जो मुख्य है अभी मैंने उनका नाम लिया, और भी हैं बहुत जो इम्पोर्टेंट है। आलमगीरपुर हो गया मेरठ के पास, इसका सबसे पूर्वी स्थल था। फिर दायमाबाद, मांडा जो उत्तर में है, ऐसे करके क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्लेस थे। धीरे धीरे जैसे जैसे किसी भी सभ्यता के डेवलपमेंट के लिए रूरल इकोनॉमिक सिस्टम का स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर रूरल इकोनॉमिक सिस्टम वीक पड़ा तो समझ जाइए कि शहर का डेवलपमेंट नहीं हो, क्योंकि शहरों की जो बैकबोन रहती है वह रूरल इकोनॉमिक सिस्टम के बेस पे टिकी रहती है, यानी कि सिटीज के बैकबोन का काम रूरल इकोनॉमिक सिस्टम करता है। अगर गांव में प्रोडक्शन उतना ही हो जितना लोग क्या कर सके, खाएं, और खाने के बाद कुछ बचे ही ना, तो वह सिटीज में वह अदर सेल क्या करेंगे, तो शहरों का डेवलपमेंट क्या होगा, कैसे होगा। यानी कि जब एक ग्रामीण स्ट्रांग, एक ग्रामीण मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, तभी शहरों का विकास होगा। जिसका टाइम टू टाइम या प्रैक्टिकली भी हो चुका है। जब सोहन रिवर संस्कृति, आहार रिवर संस्कृति, ये जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, जब इनके इकोनॉमिक सिस्टम, जब खेती करना
स्टार्ट कर दिए, आदि मानव एक स्थान पे रहना स्टार्ट कर दिए, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, तो शहरों का विकास। लेकिन जहाँ पे रूरल इकोनॉमिक सिस्टम वीक पड़ा, तो फिर से ये शहर क्या हुए, टूट गए। और इसका एग्जाम्पल है सिंधु रिवर सिविलाइजेशन के जितने भी शहर हैं, अब देख लीजिए। उसके बाद इंडस रिवर सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि रूरल इकोनॉमिक सिस्टम काफ़ी वीक होने लगा। और उसके बाद 2500 से लेके और 1750 या 1500 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता क्या आते आते इसका पतन हो गया। उसके बाद एक नई सभ्यता आई जिसे वैदिक एज कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय एक आर्य ऐसी जातियां थी जो विश्व की सबसे नॉर्डिक यानी हाई प्रोफाइल जातियां थी। उन्होंने क्या किया, ये कोई कुछ कहता है किसी के रिगार्डिंग ये ध्रुवी प्रदेश से आए थे, कोई कहता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। इनमें बहुत से इतिहासकारों, विचारकों और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे उनका भी स्टेटमेंट कि आए बाहर से आए और यहाँ के लोगों को खदेड़ के और अपने यहाँ पे स्थापित हो गए लोकल। तो वैदिक सभ्यता 1500 से लेके 1000 से BC तक रही। इसमें जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सब वेदों की रचना हुई। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 1000 से लेके 500 BC तक रहा। तो जो वैदिक एज और लेटर वैदिक एज है, यानी कि वैदिक एज, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। यानी कि यह क्या थी, यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इस समय कोई भी शहरी सभ्यता नहीं। लेकिन जैसे जैसे टोटल विश्व में अगर बात करें, अगर पूरे विश्व की, तो 1400 BC के आसपास लोहे का एविडेंस मिला है। वो भी एक बोगचकोई प्लेस है, और वह है आपका स्पेशल रूप से बैंकॉक साइड में मिला है, जो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, थाईलैंड का। 1400 ईसा पूर्व यानी BC के लोहे के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 1000 माना जाता है, क्योंकि जब लेटर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की स्टार्टिंग हुई, तो उस समय लोहे का आविष्कार हो, स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के आसपास के एरिया में लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे के आविष्कार होने के साथ साथ लार्ज स्केल पे जो फॉरेस्ट्री कवर्ड एरिया था, इसका कटान हुआ, फार्मिंग स्टार्ट हुई। और फार्मिंग स्टार्ट होने के कारण क्या हुआ, रूरल इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। और सरप्लस प्रोडक्शन के साथ साथ, क्योंकि जो शहर में लोग रहेंगे उनको खाने के लिए चाहिए, फूड ग्रेन चाहिए, और जब तक सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक उन्हें भोजन नहीं मिलेगा। तो सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। तो फिर से क्या हुआ, अब इंडिया में सेकेंड सिटीज अर्बनाइजेशन यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ 600 BC के आसपास, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, महाजनपद आप जनपद कहते हैं। जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथों में क्या मिलता है, हमें 16 महाजनपदों और जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये जनपद थे, धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये शहर में, और शहर से धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे स्टेट, राज्य का भी उदय होने लगा, जिसमें कौशल, फिर आपका शाक्य कुल था जिसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था इसी समय। ठीक, लिच्छवी के वैशाली के लिच्छवी थे। पाटलिपुत्र के मगध यानी पाटलिपुत्र या मगध के जो शासक थे, नंद वंश का घनानंद, पुत्र मित्रसुन, ये सब थे। तो धीरे धीरे इस समय क्या हुआ, जब स्ट्रांग रूरल सिस्टम हुई तो अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट फिर से होने लगा। और भारत में क्या, पूरे एशिया में क्या हुआ, दूसरी शहरीकरण की प्रोसेस की स्टार्टिंग हुई। और इसके होने के साथ ही साथ क्या हुआ, शहरों का बसना स्टार्ट किया। और इस समय
एक राज्य की स्थापना हुई जिसे मगध साम्राज्य कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, उस समय सिकंदर का अटैक भारत पे हो रहा था और उसे वापस जाने को मजबूर कर दिया सिकंदर को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने, और मगध पे कब्जा करके और क्या किया, एक बहुत बड़े साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान का कुछ एरिया ऐसे लेके और बंगाल तक एक बहुत बड़ा मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो इन जनपद के बाद जो स्टार्टिंग होती है वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके आगे से। थैंक यू।